हेलो दोस्तों एंड वेलकम। आज हम बायोलॉजी के एक सबसे फंडामेंटल और ऑनेस्टली सबसे फैसिनेटिंग चैप्टर को समझने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये वो चैप्टर है जो हमें ये समझाता है कि आखिर कैसे कैरेक्टर्स मतलब गुण एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। आखिर हम अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं एंड एट द सेम टाइम उनसे इतने अलग भी क्यों होते हैं। तो रेडी हैं? चलिए मिलकर इस जेनेटिक पजल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि आम के बीज से आम का पौधा ही क्यों उगता है, कोई और प्लांट क्यों नहीं? या एन एलिफेंट्स बेबी इज ऑलवेज एन एलिफेंट, राइट? ये जो सवाल है ये इशारा करते हैं हेरिडिटी की तरफ, जिसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। पर फिर एक और सवाल दिमाग में आता है कि अगर बच्चे अपने पेरेंट जैसे ही होते हैं तो फिर भाई बहन भी एक दूसरे से और अपने पेरेंट से इतने अलग क्यों दिखते हैं? ये सवाल बात करता है वेरिएशन की, यानी विभिन्नता की। इन्हीं दो ट्रिकी सवालों के जवाब जेनेटिक्स की दुनिया में छिपे हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलता है बायोलॉजी की एक बहुत ही खास ब्रांच में, जिसका नाम है जेनेटिक्स। अब देखो, जेनेटिक्स दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर टिकी हुई है। पहला है इनहेरिटेंस, जिसे हेरिडिटी भी कहते हैं। बेसिकली ये वो प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर्स माता पिता से उनकी संतानों में मतलब ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट है वेरिएशन। इसका सीधा सा मतलब है कि ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से कितने अलग दिखते हैं। तो सिंपल शब्दों में कहें तो इनहेरिटेंस हमें बताता है कि हम एक जैसे क्यों हैं और वेरिएशन बताता है कि हम यूनिक क्यों हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 की टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम इनहेरिटेंस की एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे, फिर चलेंगे मेंडल के ब्रिलियंट पी प्लांट एक्सपेरिमेंट्स की तरफ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिकोड करेंगे, इनहेरिटेंस के लॉज को समझेंगे, टेस्ट क्रॉस की पावर को देखेंगे और आखिर में डोमिनेंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इनहेरिटेंस द एंशिएंट पजल। यहां हम ये देखेंगे कि मेंडल से भी बहुत पहले इंसान हेरिडिटी के बारे में क्या जानते थे और कैसे उसे यूज भी कर रहे थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि इंसानों को जेनेटिक्स का आइडिया बहुत बहुत पहले से था, भले ही वो इसके पीछे की साइंस को नहीं समझते थे। सोचिए, 8000 से 1000 बीसी के बीच भी हमारे एंसेस्टर्स को ये पता था कि वेरिएशंस का एक कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है, और उन्होंने इस नॉलेज का फायदा भी उठाया। उन्होंने आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन के जरिए वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स में से अपनी जरूरत के हिसाब से डिजायरेबल कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया और उनकी ब्रीडिंग करवाई। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है पंजाब की साहिवाल काउस, जिन्हें वाइल्ड काउस से सिलेक्ट करके डेवलप किया गया था। लेकिन मिड 19th सेंचुरी तक इन सब चीजों के पीछे का साइंटिफिक रीजन किसी को नहीं पता था। और फिर सीन में एंट्री हुई ग्रेगोर मेंडल की, जिन्होंने 1856 से 1863 तक पूरे 7 साल लगाकर अपने हिस्टोरिकल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। तो अब मिलते हैं उस इंसान से जिसने इस पूरी पहेली को सुलझाया, जिन्हें हम आज फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। सेक्शन 2, मेंडल्स पी प्लांट एक्सपेरिमेंट्स। यहां हम जानेंगे कि मेंडल की सक्सेस के पीछे उनके मॉडल ऑर्गेनिज्म मतलब मटर के पौधे का कितना बड़ा रोल था। मेंडल की सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट था उनका मॉडल ऑर्गेनिज्म द गार्डन पी यानी पाइसम सटिवम। पर उन्होंने इसे ही क्यों चुना? फर्स्ट उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का इस्तेमाल किया। ट्रू ब्रीडिंग लाइन वो होती है जो कई जनरेशन्स तक सेल्फ पॉलिनेशन करने पर भी स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस दिखाती है। मतलब एक लंबा पौधा हमेशा लंबे पौधे ही पैदा करेगा, सिंपल। सेकंड, मटर में कई सारे वेल डिफाइंड, इजीली ऑब्जर्वेबल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। ये बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की थियोरी पॉपुलर थी। इन क्लियर कट ट्रेट्स ने पैटर्न्स को साफ साफ देखने में हेल्प की। थर्ड, इसमें कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल था। मेंडल ने इमैस्कुलेशन टेक्निक मतलब फ्लावर से एंथर्स को हटाकर सेल्फ पॉलिनेशन को रोका और फिर डिजायर्ड पॉलन से क्रॉस पॉलिनेशन कराया। एंड फाइनली, मटर के पौधे एक ही सीजन में अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं और ढेरों बीज पैदा करते हैं, जिससे डेटा कलेक्शन के लिए एक लार्ज सैंपल साइज मिल जाता है। तो आखिर वो 7 मैजिकल ट्रेट्स थे कौन से? देखिए, मेंडल में टोटल 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज को सिलेक्ट किया था, जो असल में 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करती थी। हर कैरेक्टर के 2 बिल्कुल ऑपोजिट फॉर्म्स थे, जैसे सीड शेप के लिए या तो राउंड या फिर रिंकल्ड, सीड कलर के लिए येलो या ग्रीन, और स्टेम हाइट के लिए टॉल या ड्वार्फ, नो इन बिटवीन। इस टेबल में हम इन 7 पेयर्स को एक साथ देख सकते हैं: स्टेम, फ्लावर, पॉड और सीड से जुड़े ट्रेट्स। इनको याद रखने के लिए आप एक सिंपल निमोनिक भी यूज कर सकते हैं। सम फ्लावर्स फ्रॉम पेरिस प्रोड्यूस स्वीट सीड्स। S फॉर स्टेम हाइट, F फॉर फ्लावर कलर, F फॉर फ्लावर पोजिशन, P फॉर पॉड शेप, P फॉर पॉड कलर, S फॉर सीड शेप
एंड S फॉर सीड कलर। यही 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स का फाउंडेशन बने। और हाँ, ये टेबल एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर यू रिमेंबर इट। ओके, अब हम एंटर कर रहे हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के कोर में। सेक्शन 3, डिकोडिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेसिकली ये वो क्रॉस होता है जिसमें हम एक टाइम पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं, जैसे सिर्फ स्टेम की हाइट। मेंडल का प्रोसेस बहुत ही सिस्टमैटिक था, जो उनके मैथमेटिकल बैकग्राउंड को दिखाता है। स्टेप 1, उन्होंने पेरेंटल जनरेशन के लिए प्योर लाइन टॉल और प्योर लाइन ड्वार्फ प्लांट्स को चुना। स्टेप 2, उन्होंने इनका आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कराया। स्टेप 3, इस क्रॉस से जो बीज मिले उन्हें उगाकर उन्होंने फर्स्ट फिलियल प्रोजेनी या F1 जनरेशन को तैयार किया। स्टेप 4, फिर उन्होंने F1 जनरेशन के प्लांट्स को नेचुरली सेल्फ पॉलिनेट होने दिया। एंड स्टेप 5, इस सेल्फिंग से जो बीज मिले उन्हें उगाकर सेकेंड फिलियल प्रोजेनी या F2 जनरेशन को ऑब्जर्व किया और सारे डेटा को क्वांटिटेटिवली एनालाइज किया। लेकिन F1 जनरेशन का रिजल्ट, इट वॉज अ बिग सरप्राइज। जब मेंडल ने एक प्योर टॉल और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में सारे के सारे पौधे टॉल निकले, एक भी पौधा ड्वार्फ या मीडियम हाइट का नहीं था। ऑल ऑफ द ऑफस्प्रिंग रिजेंबल्ड ओनली वन ऑफ द पेरेंट्स, द टॉल पेरेंट। ड्वार्फ पेरेंट का ट्रेट तो जैसे गायब ही हो गया था। इस रिजल्ट ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इफ ऑल द F1 प्लांट्स वर टॉल, तो ड्वार्फ ट्रेट गया कहां? क्या वो टॉल ट्रेट के साथ मिक्स हो गया, जैसा कि ब्लेंडिंग थ्योरी कहती थी, या वो हमेशा के लिए गायब हो गया? यही वो मिस्ट्री थी जिसे मेंडल को अपने अगले स्टेप में सॉल्व करना था। एंड द मिस्ट्री वाज सॉल्व्ड इन द F2 जनरेशन। जब मेंडल ने F1 के टॉल प्लांट्स की सेल्फिंग कराई तो उन्होंने देखा कि ड्वार्फ ट्रेट रीअपियर हो गया था। इट डिडंट डिसअपियर, इट वाज जस्ट हिडन इन द F1 जनरेशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एक प्रिडिक्टेबल मैथमेटिकल रेशियो में वापस आया। F2 जनरेशन में 3/4 ऑफ द प्लांट्स वर टॉल एंड 1/4 वर ड्वार्फ, मतलब 3:1 का रेशियो। This observation completely rejected the blending theory. इन ऑब्जर्वेशन से मेंडल ने कुछ ब्रिलियंट कंक्लूजन्स निकाले। एंड रिमेंबर, उस टाइम तक किसी ने जीन्स या डीएनए को देखा तक नहीं था। उन्होंने प्रपोज किया कि कोई डिस्क्रीट यूनिट है जो बिना चेंज हुए स्टेबली पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास हो रही है। उन्होंने इन यूनिट्स को फैक्टर्स कहा। टुडे वी नो दीज फैक्टर्स एज जीन्स। और दूसरा कॉन्सेप्ट था अलील्स का। जीन्स जो एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के पेयर को कोड करते हैं उन्हें अलील्स कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अलील्स एक ही जीन के स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जैसे हाइट के जीन के 2 अलील्स हैं, एक टॉलनेस के लिए जिसे हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं और एक ड्वार्फनेस के लिए जिसे हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जब हम बेसिक लैंग्वेज समझ गए हैं, चलिए देखते हैं कि कैसे मेंडल ने इन ऑब्जर्वेशंस और रेशियोज को जेनेटिक्स के फंडामेंटल लॉज में बदला। सेक्शन 4, द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। लॉज को समझने से पहले ये 4 टर्म्स क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। जीनोटाइप का मतलब है किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप, मतलब उसके अलील्स का कॉम्बिनेशन, जैसे TT, TT या TT। ये अंदर की बात है। Whereas phenotype का मतलब है ऑर्गेनिज्म का ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टर, जैसे टॉल या डॉर्फ। ये बाहर से कैसा दिखता है। Then comes homozygous and heterozygous। अगर किसी जीन के दोनों अलील्स आइडेंटिकल हैं, जैसे TT या TT, तो ऑर्गेनिज्म उस ट्रेट के लिए होमोजाइगस है। और अगर दोनों अलील्स डिफरेंट है, जैसे TT, तो वो हेट्रोजाइगस। इन आउटकम्स को प्रिडिक्ट करने के लिए एक ब्रिलियंट टूल बनाया गया जिसे हम पनेट स्क्वायर कहते हैं। इसे ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनाल्ड सी पनेट ने डेवलप किया था। ये बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम एक जेनेटिक क्रॉस में ऑफस्प्रिंग के सभी पॉसिबल जीनोटाइप्स की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। द F1 प्लांट जो कि TT है, वो 2 तरह के गैनिड्स बनाता है, T और T, विद अ 50% प्रोबेबिलिटी ईच। जब इनकी सेल्फिंग होती है तो पनेट स्क्वायर हमें साफ साफ दिखाता है कि F2 में TT, TT और TT जीनोटाइप्स बनने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। एंड दिस पनेट स्क्वायर गिव्स अस द क्लासिक रेशियोज फॉर द F2 जनरेशन। द phenotypic रेशियो मतलब बाहर से देखने पर 3 प्लांट्स टॉल और 1 ड्वार्फ है। सो द रेशियो इज 3:1। बट द जीनोटिपिक रेशियो मतलब जेनेटिक लेवल पर 1 plant is homozygous tall TT, 2 plants are heterozygous tall TT and 1 plant is homozygous dwarf TT। तो जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1। ये दोनों रेशियोज नीट और दूसरे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इन सभी ऑब्जर्वेशंस को मिला के मेंडल ने अपने शुरुआती 2 लॉज दिए जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड हैं। फर्स्ट, द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये कहता है कि कैरेक्टर्स डिस्क्रीट यूनिट्स यानी फैक्टर्स से कंट्रोल होते हैं। फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं और हेट्रोजाइगस कंडीशन TT में एक फैक्टर दूसरे पर डोमिनेट करता है। द डोमिनेंट फैक्टर T shows its effect while the recessive factor T remains hidden. Second, the law of segregation.
This law states that there is no blending of alleles. During gamete formation, the two alleles of a gene segregate or separate from each other, so that each gamete receives only one of the two. इसीलिए इसे law of purity of gametes भी कहते हैं. Okay, let's look at a practical application. Section 5, the revealing test cross. मान लीजिए आपके पास एक tall pea plant है. आपको उसका phenotype तो पता है, पर genotype नहीं. वो homozygous tall TT भी हो सकता है और heterozygous tall TT भी. How would you find out? The answer is the test cross. एक टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें हम एक डोमिनेंट फिनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म का अननोन जीनोटाइप पता करने के लिए उसे एक होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं. द की पॉइंट हियर इज द क्रॉस इज ऑलवेज विद अ रिसेसिव पेरेंट. बट व्हाई? Because the recessive parent TT can only produce one type of gamete T. इसलिए ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप पूरी तरह से अननोन पेरेंट से आने वाले अलील पर डिपेंड करेगा. इस स्लाइड पर दोनों पॉसिबल आउटकम्स को देखिए. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ वायलेट फ्लावर व्हिच इज डोमिनेंट. केस 1, अगर हमारा अननोन फ्लावर होमोजाइगस डोमिनेंट WW है एंड वी क्रॉस इट विद अ रिसेसिव व्हाइट WW, तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग वायलेट WW होंगे. केस 2, बट इफ आवर अननोन फ्लावर इज हेटेरोजाइगस WW, तो टेस्ट क्रॉस के बाद हाफ द ऑफस्प्रिंग विल बी वायलेट WW एंड हाफ विल बी व्हाइट WW. मतलब 1:1 का रेशियो आएगा. So by looking at the ratio of the offspring, we can accurately determine the genotype of the unknown parent. Pretty cool, right? But is Mendel's law of dominance universally applicable? क्या F1 generation हमेशा किसी एक parent जैसी ही दिखती है? Let's find out in our final section, Beyond Dominance. An exception. We'll study the case of incomplete dominance here. So what happened was, after Mendel, when other scientists performed experiments on other plants, they found some results that didn't follow the law of dominance. For example, in the snapdragon plant, also known as Antirrhinum or dog flower, when a true breeding red flower, RR, was crossed with a true breeding white flower, RR, the F1 generation had neither red nor white flowers. All the flowers were pink. Here, the F1 phenotype doesn't resemble either of the parents. It's an intermediate phenotype. This phenomenon is called incomplete dominance. And in the F2 generation, the story got even more interesting. जब F1 के पिंक फूलों RR की सेल्फिंग की गई, तो F2 में रेड, पिंक और वाइट तीनों तरह के फूल मिले. And the ratio was 1 red, 2 pink, 1 white. Now the most important thing to remember here is, in the case of incomplete dominance, the phenotypic ratio 1:2:1 and the genotypic ratio 1RR, 2RR, 1RR are exactly the same. This is a clear deviation from Mendel's classic 3:1 phenotypic ratio. So, what exactly is this concept of dominance? Well, every gene contains information to express a particular trait. A normal, unmodified allele, which we call the wild type or dominant allele, usually produces a normal functional enzyme. This enzyme helps convert a substrate into a product which expresses the phenotype. But if this allele undergoes a modification or mutation, it's possible that it might produce a less efficient enzyme, a non-functional enzyme, or no enzyme at all. This modified allele generally behaves as the recessive allele. So today, we've understood Mendel's foundational principles, his experiments, and an important exception to the law of dominance. But this is just the beginning of the world of genetics. Keep thinking, if a single gene can produce more than one effect, a phenomenon called pleiotropy, how does that change our understanding of the simple ratios Mendel discovered? We'll leave you with this question. In our next explainer, we will dive even deeper into the world of genetics. Thanks for watching. हेलो दोस्तों एंड वेलकम. आज हम बायोलॉजी के एक सबसे फंडामेंटल और ऑनेस्टली सबसे फैसिनेटिंग चैप्टर को समझने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ये वो चैप्टर है जो हमें ये समझाता है कि आखिर कैसे कैरेक्टर्स मतलब गुण एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं. आखिर हम अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं एंड एट द सेम टाइम उनसे इतने अलग भी क्यों होते हैं. तो रेडी हैं? चलिए मिलकर इस जेनेटिक पजल को सॉल्व करना शुरू करते हैं. अच्छा, कभी आपने सोचा है कि आम के बीज से आम का पौधा ही क्यों उगता है, कोई और प्लांट क्यों नहीं? या एन एलिफेंट्स बेबी इज ऑलवेज एन एलिफेंट, राइट? ये जो सवाल है ये इशारा करते हैं हेरिडिटी की तरफ, जिसे हम वंशानुक्रम कहते हैं. पर फिर एक और सवाल दिमाग में आता है कि अगर बच्चे अपने पेरेंट जैसे ही होते हैं तो फिर भाई बहन भी एक दूसरे से और अपने पेरेंट से इतने अलग क्यों दिखते हैं? ये सवाल बात करता है वेरिएशन की, यानी विभिन्नता की. इन्हीं दो ट्रिकी सवालों के जवाब जेनेटिक्स की दुनिया में छिपे हैं. तो इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलता है बायोलॉजी की एक बहुत ही खास ब्रांच में, जिसका नाम है जेनेटिक्स. अब देखो, जेनेटिक्स दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर टिकी हुई है.
पहला है इनहेरिटेंस, जिसे हेरिडिटी भी कहते हैं। बेसिकली ये वो प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर्स माता पिता से उनकी संतानों में मतलब ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट है वेरिएशन। इसका सीधा सा मतलब है कि ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से कितने अलग दिखते हैं। तो सिंपल शब्दों में कहें तो इनहेरिटेंस हमें बताता है कि हम एक जैसे क्यों हैं और वेरिएशन बताता है कि हम यूनिक क्यों हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 की टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम इनहेरिटेंस की एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे, फिर चलेंगे मेंडल के ब्रिलियंट पी प्लांट एक्सपेरिमेंट्स की तरफ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिकोड करेंगे, इनहेरिटेंस के लॉज को समझेंगे, टेस्ट क्रॉस की पावर को देखेंगे और आखिर में डोमिनेंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इनहेरिटेंस द एंशिएंट पजल। यहां हम ये देखेंगे कि मेंडल से भी बहुत पहले इंसान हेरिडिटी के बारे में क्या जानते थे और कैसे उसे यूज भी कर रहे थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि इंसानों को जेनेटिक्स का आइडिया बहुत बहुत पहले से था, भले ही वो इसके पीछे की साइंस को नहीं समझते थे। सोचिए 8000 से 1000 बीसी के बीच भी हमारे एंसेस्टर्स को ये पता था कि वेरिएशंस का एक कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है, और उन्होंने इस नॉलेज का फायदा भी उठाया। उन्होंने आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन के जरिए वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स में से अपनी जरूरत के हिसाब से डिजायरेबल कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया और उनकी ब्रीडिंग करवाई। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है पंजाब की साहिवाल काउस, जिन्हें वाइल्ड काउस से सिलेक्ट करके डेवलप किया गया था। लेकिन मिड 19th सेंचुरी तक इन सब चीजों के पीछे का साइंटिफिक रीजन किसी को नहीं पता था। और फिर सीन में एंट्री हुई ग्रिगोर मेंडल की, जिन्होंने 1856 से 1863 तक पूरे 7 साल लगाकर अपने हिस्टोरिकल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। तो अब मिलते हैं उस इंसान से जिसने इस पूरी पहेली को सुलझाया, जिन्हें हम आज फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। सेक्शन 2, मेंडल्स पी प्लांट एक्सपेरिमेंट्स। यहां हम जानेंगे कि मेंडल की सक्सेस के पीछे उनके मॉडल ऑर्गेनिज्म मतलब मटर के पौधे का कितना बड़ा रोल था। मेंडल की सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट था उनका मॉडल ऑर्गेनिज्म द गार्डन पी यानी पाइसम सटिवम। पर उन्होंने इसे ही क्यों चुना? फर्स्ट उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का इस्तेमाल किया। ट्रू ब्रीडिंग लाइन वो होती है जो कई जनरेशन्स तक सेल्फ पॉलिनेशन करने पर भी स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस दिखाती है। मतलब एक लंबा पौधा हमेशा लंबे पौधे ही पैदा करेगा, सिंपल। सेकंड, मटर में कई सारे वेल डिफाइंड, इजीली ऑब्जर्वेबल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। ये बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की थियोरी पॉपुलर थी। इन क्लियर कट ट्रेट्स ने पैटर्न्स को साफ साफ देखने में हेल्प की। थर्ड, इसमें कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल था। मेंडल ने इमैस्कुलेशन टेक्निक मतलब फ्लावर से एंथर्स को हटाकर सेल्फ पॉलिनेशन को रोका और फिर डिजायर्ड पॉलन से क्रॉस पॉलिनेशन कराया। एंड फाइनली मटर के पौधे एक ही सीजन में अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं और ढेरों बीज पैदा करते हैं, जिससे डेटा कलेक्शन के लिए एक लार्ज सैंपल साइज मिल जाता है। तो आखिर वो 7 मैजिकल ट्रेट्स थे कौन से? देखिए, मेंडल में टोटल 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज को सिलेक्ट किया था, जो असल में 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करती थी। हर कैरेक्टर के 2 बिल्कुल ऑपोजिट फॉर्म्स थे, जैसे सीड शेप के लिए या तो राउंड या फिर रिंकल्ड, सीड कलर के लिए येलो या ग्रीन, और स्टेम हाइट के लिए टॉल या ड्वार्फ, नो इन बिटवीन। इस टेबल में हम इन 7 पेयर्स को एक साथ देख सकते हैं: स्टेम, फ्लावर, पॉड और सीड से जुड़े ट्रेट्स। इनको याद रखने के लिए आप एक सिंपल निमोनिक भी यूज कर सकते हैं। सम फ्लावर्स फ्रॉम पेरिस प्रोड्यूस स्वीट सीड्स। S फॉर स्टेम हाइट, F फॉर फ्लावर कलर, F फॉर फ्लावर पोजिशन, P फॉर पॉड शेप, P फॉर पॉड कलर, S फॉर सीड शेप एंड S फॉर सीड कलर। यही 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स का फाउंडेशन बने। और हाँ, ये टेबल एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर यू रिमेंबर इट। ओके, अब हम एंटर कर रहे हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के कोर में। सेक्शन 3, डिकोडिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेसिकली ये वो क्रॉस होता है जिसमें हम एक टाइम पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं, जैसे सिर्फ स्टेम की हाइट। मेंडल का प्रोसेस बहुत ही सिस्टमैटिक था, जो उनके मैथमेटिकल बैकग्राउंड को दिखाता है। स्टेप 1, उन्होंने पेरेंटल जनरेशन के लिए प्योर लाइन टॉल और प्योर लाइन ड्वार्फ प्लांट्स को चुना। स्टेप 2, उन्होंने इनका आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कराया। स्टेप 3, इस क्रॉस से जो बीज मिले उन्हें उगाकर उन्होंने फर्स्ट फिलियल प्रोजेनी या F1 जनरेशन को तैयार किया। स्टेप 4, फिर उन्होंने F1 जनरेशन के प्लांट्स को नेचुरली सेल्फ पॉलिनेट होने दिया। एंड स्टेप 5, इस सेल्फिंग से जो बीज मिले उन्हें उगाकर सेकेंड फिलियल प्रोजेनी या F2 जनरेशन को ऑब्जर्व किया और सारे डेटा को क्वांटिटेटिवली एनालाइज किया। लेकिन F1 जनरेशन का रिजल्ट, इट वॉज अ बिग सरप्राइज।
जब मेंडल ने एक प्योर टॉल और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में सारे के सारे पौधे टॉल निकले, एक भी पौधा ड्वार्फ या मीडियम हाइट का नहीं था। ऑल ऑफ द ऑफस्प्रिंग रिजेंबल्ड ओनली वन ऑफ द पेरेंट्स, द टॉल पेरेंट। ड्वार्फ पेरेंट का ट्रेट तो जैसे गायब ही हो गया था। इस रिजल्ट ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इफ ऑल द F1 प्लांट्स वर टॉल तो ड्वार्फ ट्रेट गया कहां? क्या वो टॉल ट्रेट के साथ मिक्स हो गया जैसा कि ब्लेंडिंग थ्योरी कहती थी, या वो हमेशा के लिए गायब हो गया? यही वो मिस्ट्री थी जिसे मेंडल को अपने अगले स्टेप में सॉल्व करना था। एंड द मिस्ट्री वाज सॉल्व्ड इन द F2 जनरेशन। जब मेंडल ने F1 के टॉल प्लांट्स की सेल्फिंग कराई तो उन्होंने देखा कि ड्वार्फ ट्रेट रीअपियर हो गया था। इट डिडंट डिसअपियर, इट वाज जस्ट हिडन इन द F1 जनरेशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एक प्रिडिक्टेबल मैथमेटिकल रेशियो में वापस आया। F2 जनरेशन में 3/4 ऑफ द प्लांट्स वर टॉल एंड 1/4 वर ड्वार्फ, मतलब 3:1 का रेशियो। दिस ऑब्जर्वेशन कंप्लीटली रिजेक्टेड द ब्लेंडिंग थ्योरी। इन ऑब्जर्वेशन से मेंडल ने कुछ ब्रिलियंट कंक्लूजन्स निकाले। एंड रिमेंबर, उस टाइम तक किसी ने जीन्स या डीएनए को देखा तक नहीं था। उन्होंने प्रपोज किया कि कोई डिस्क्रीट यूनिट है जो बिना चेंज हुए स्टेबली पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास हो रही है। उन्होंने इन यूनिट्स को फैक्टर्स कहा। टुडे वी नो दीज फैक्टर्स एज जीन्स। और दूसरा कॉन्सेप्ट था अलील्स का। जीन्स जो एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के पेयर को कोड करते हैं उन्हें अलील्स कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अलील्स एक ही जीन के स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जैसे हाइट के जीन के 2 अलील्स हैं, एक टॉलनेस के लिए जिसे हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं और एक ड्वार्फनेस के लिए जिसे हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जब हम बेसिक लैंग्वेज समझ गए हैं, चलिए देखते हैं कि कैसे मेंडल ने इन ऑब्जर्वेशंस और रेशियोज को जेनेटिक्स के फंडामेंटल लॉज में बदला। सेक्शन 4, द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। लॉज को समझने से पहले ये 4 टर्म्स क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। जीनोटाइप का मतलब है किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप, मतलब उसके अलील्स का कॉम्बिनेशन, जैसे TT, TT या TT। ये अंदर की बात है। Whereas phenotype का मतलब है ऑर्गेनिज्म का ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टर, जैसे टॉल या डॉफ। ये बाहर से कैसा दिखता है। Then comes homozygous and heterozygous। अगर किसी जीन के दोनों अलील्स आइडेंटिकल हैं, जैसे TT या TT, तो ऑर्गेनिज्म उस ट्रेट के लिए होमोजाइगस है। और अगर दोनों अलील्स डिफरेंट है, जैसे TT, तो वो हेट्रोजाइगस। इन आउटकम्स को प्रिडिक्ट करने के लिए एक ब्रिलियंट टूल बनाया गया जिसे हम पनेट स्क्वायर कहते हैं। इसे ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनाल्ड सी पनेट ने डेवलप किया था। ये बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम एक जेनेटिक क्रॉस में ऑफस्प्रिंग के सभी पॉसिबल जीनोटाइप्स की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। द F1 प्लांट जो कि TT है, वो 2 तरह के गैनिड्स बनाता है, T और T, विद अ 50% प्रोबेबिलिटी ईच। जब इनकी सेल्फिंग होती है तो पनेट स्क्वायर हमें साफ साफ दिखाता है कि F2 में TT, TT और TT जीनोटाइप्स बनने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। And this Punnett square gives us the classic ratios for the F2 generation. The phenotypic ratio मतलब बाहर से देखने पर 3 plants tall और 1 dwarf है. So the ratio is 3:1. But the genotypic ratio मतलब genetic level पर 1 plant is homozygous tall TT, 2 plants are heterozygous tall TT and 1 plant is homozygous dwarf TT. तो genotypic ratio है 1:2:1. ये दोनों ratios नीट और दूसरे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इन सभी ऑब्जर्वेशंस को मिला के मेंडल ने अपने शुरुआती 2 लॉज दिए जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड हैं। फर्स्ट, द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये कहता है कि कैरेक्टर्स डिस्क्रीट यूनिट्स यानी फैक्टर्स से कंट्रोल होते हैं। फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं और हेट्रोजाइगस कंडीशन TT में एक फैक्टर दूसरे पर डोमिनेट करता है। द डोमिनेंट फैक्टर T shows its effect while the recessive factor T remains hidden. Second, the law of segregation. This law states that there is no blending of alleles. During gamete formation, the 2 alleles of a gene segregate or separate from each other, so that each gamete receives only one of the 2. इसीलिए इसे law of purity of gametes भी कहते हैं। Okay, let's look at a practical application. Section 5, the revealing test cross. मान लीजिए आपके पास एक tall pea plant है। आपको उसका phenotype तो पता है, पर genotype नहीं। वो homozygous tall TT भी हो सकता है और heterozygous tall TT भी। How would you find out? The answer is the test cross. एक टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें हम एक डोमिनेंट फिनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म का अननोन जीनोटाइप पता करने के लिए उसे एक होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं। द की पॉइंट हियर इज द क्रॉस इज ऑलवेज विद अ रिसेसिव पेरेंट। बट व्हाई? Because the recessive parent TT can only produce one type of gamete T. इसलिए ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप पूरी तरह से अननोन पेरेंट से आने वाले अलील पर डिपेंड करेगा। इस स्लाइड पर दोनों पॉसिबल आउटकम्स को देखिए। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ वायलेट फ्लावर व्हिच इज डोमिनेंट।
केस 1, अगर हमारा अननोन फ्ला होमोजाइगस डोमिनेंट WW है एंड वी क्रॉस इट विद अ रिसेसिव वाइट WW, तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग वायलेट WW होंगे। केस 2, बट इफ आवर अननोन फ्ला इज हेटेरोजाइगस WW, तो टेस्ट क्रॉस के बाद हाफ द ऑफस्प्रिंग विल बी वायलेट WW एंड हाफ विल बी वाइट WW, मतलब 1:1 का रेशियो आएगा। So by looking at the ratio of the offspring, we can accurately determine the genotype of the unknown parent. Pretty cool, right? But is Mendel's law of dominance universally applicable? क्या F1 generation हमेशा किसी एक parent जैसी ही दिखती है? Let's find out in our final section, Beyond Dominance. An exception. We'll study the case of incomplete dominance here. So what happened was, after Mendel, when other scientists performed experiments on other plants, they found some results that didn't follow the law of dominance. For example, in the snapdragon plant, also known as Antirrhinum or dog flower, when a true breeding red flower, RR, was crossed with a true breeding white flower, RR, the F1 generation had neither red nor white flowers. All the flowers were pink. Here, the F1 phenotype doesn't resemble either of the parents. It's an intermediate phenotype. This phenomenon is called incomplete dominance. And in the F2 generation, the story got even more interesting. जब F1 के पिंक फूलों RR की सेल्फिंग की गई, तो F2 में रेड, पिंक और वाइट तीनों तरह के फूल मिले, and the ratio was 1 red, 2 pink, 1 white. Now, the most important thing to remember here is, in the case of incomplete dominance, the phenotypic ratio 1:2:1 and the genotypic ratio 1RR, 2RR, 1RR are exactly the same. This is a clear deviation from Mendel's classic 3:1 phenotypic ratio. So, what exactly is this concept of dominance? Well, every gene contains information to express a particular trait. A normal, unmodified allele, which we call the wild type or dominant allele, usually produces a normal functional enzyme. This enzyme helps convert a substrate into a product which expresses the phenotype. But if this allele undergoes a modification or mutation, it's possible that it might produce a less efficient enzyme, a non-functional enzyme, or no enzyme at all. This modified allele generally behaves as the recessive allele. So today, we've understood Mendel's foundational principles, his experiments, and an important exception to the law of dominance. But this is just the beginning of the world of genetics. Keep thinking, if a single gene can produce more than one effect, a phenomenon called pleiotropy, how does that change our understanding of the simple ratios Mendel discovered? We'll leave you with this question. In our next explainer, we will dive even deeper into the world of genetics. Thanks for watching. नमस्कार दोस्तों, पिछली बार हमने मेंडल के नियमों के बारे में बात की थी, लेकिन सच कहूं तो असल दुनिया में जेनेटिक्स उतनी सीधी साधी है नहीं। तो आज हम मेंडल के नियमों से एक कदम आगे बढ़ेंगे और जेनेटिक्स की उस दुनिया में चलेंगे जहां चीजें थोड़ी और कॉम्प्लेक्स और सच कहूं तो ज्यादा मजेदार हो जाती हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम उन जीन्स को देखेंगे जो मेंडल के बनाए नियमों को नहीं मानते। फिर हम ये समझेंगे कि क्रोमोसोम्स कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई मेल होगा या फीमेल। इसके बाद हम वेरिएशन के असली हीरो यानी म्यूटेशन की बात करेंगे और आखिर में हम कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर नजर डालेंगे, मेंडेलियन भी और क्रोमोसोमल भी। देखिए, मेंडल के नियम जेनेटिक्स की ABC की तरह हैं, एकदम फाउंडेशनल। लेकिन प्रकृति में बहुत सारे ऐसे लक्षण या ट्रेट्स हैं जिन्हें आप सिर्फ डोमिनेंट या रिसेसिव के तराजू पे नहीं तौल सकते। असल में जेनेटिक्स इससे कई ज़्यादा गहरी और फैसिनेटिंग है। आपको मेंडल के मटर के पौधे तो याद ही होंगे, है ना? फूल या तो बैंगनी थे या सफ़ेद, एकदम ब्लैक एंड वाइट। पर क्या असल दुनिया ऐसी है? इंसानों को ही देख लीजिए, हमारी हाइट को ही ले लो। क्या कोई सिर्फ लंबा या छोटा होता है? नहीं ना। हाइट्स की तो एक पूरी रेंज होती है, एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब छुपा है हमारे जीन्स के काम करने के तरीके। और इसका जवाब है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यानी बहुजीनी वंशागति। जब किसी एक ही ट्रेट को, जैसे आपकी हाइट या स्किन कलर, एक या दो नहीं बल्कि 3 या उससे भी ज़्यादा जीन्स मिलकर कंट्रोल करते हैं, तो उसे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ हर जीन का अलील अपना थोड़ा थोड़ा असर डालता है। इसे हम एडिटिव इफेक्ट कहते हैं, मतलब सबका असर जुड़ता जाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है इंसानों का स्किन कलर। चलिए, स्किन कलर के इस उदाहरण से इसको एकदम साफ कर लेते हैं। मान लीजिए कि स्किन कलर को 3 जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, A, B और C। अब इस टेबल को देखिए। अगर किसी का जीनोटाइप AA, BB, CC है, यानी सारे के सारे 6 एलील्स डोमिनेंट हैं, तो स्किन का कलर सबसे गहरा होगा। सिंपल।
अब इसका ठीक उल्टा देखिए, AA, BB, CC जीनोटाइप में एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, तो स्किन का कलर सबसे हल्का होगा। और ज्यादातर लोग बीच में कहीं होते हैं, जैसे AA, BB, CC, जिसमें 3 डोमिनेंट एलील्स हैं, तो उनका स्किन कलर इंटरमीडिएट होता है। तो सीधा सा हिसाब है, जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील्स उतना ही गहरा स्किन कलर। अच्छा, तो हमने ये देखा कि कैसे बहुत सारे जीन्स मिलके एक ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, पर क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? मतलब क्या कोई एक अकेला जीन मल्टीटास्किंग कर सकता है? क्या एक जीन कई टोपियां पहन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं प्लियोट्रोपी या बहुप्रभाविता। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एकदम उल्टा है। यहाँ एक अकेला जीन, अ सिंगल जीन, एक से ज्यादा बिल्कुल अलग अलग दिखने वाले लक्षणों को कंट्रोल करता है। ज्यादातर मामलों में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जीन किसी बहुत जरूरी मेटाबॉलिक पाथवे यानी शरीर की किसी केमिकल फैक्ट्री लाइन को कंट्रोल करता है, जिसका असर शरीर की कई अलग अलग जगहों पर दिखता है। इसका एक क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन्यूरिया या PKU नाम की बीमारी। चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। होता क्या है, सबसे पहले एक जीन में म्यूटेशन हो जाता है। ये जीन एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इस म्यूटेशन की वजह से ये एंजाइम काम करना बंद कर देता है। अब इस एंजाइम का काम था एक अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन को टायरोसिने में बदलना। जब ये कन्वर्जन ही रुक गया तो फिनाइल एलानिन शरीर में जमा होने लगता है और फिनाइल पायरुविक एसिड में बदल जाता है। और यही जमाव जब दिमाग में होता है तो मेंटल रिटार्डेशन होता है और साथ ही बालों और त्वचा का रंग भी हल्का पड़ जाता है। तो देखा आपने, एक जीन में गड़बड़ और असर कितने सारे। चलिए अब जेनेटिक्स की एक और बड़ी पहेली को सुलझाते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। आखिर ये कैसे तय होता है कि कोई जीव नर बनेगा या मादा? इसका जवाब हमारे क्रोमोसोम्स में ही छिपा हुआ है। इसकी खोज की कहानी शुरू होती है 1891 में। एक साइंटिस्ट थे हैंकिंग। वो कीड़ों में स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्टडी कर रहे थे। उन्होंने एक अजीब चीज देखी। 50% स्पर्म्स में एक खास न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था, जबकि बाकी 50% में नहीं था। उन्होंने उसे एक्स बॉडी नाम दे दिया, पर वो इसका मतलब समझ नहीं पाए। बहुत बाद में जाकर दूसरे साइंटिस्ट ने पता लगाया कि हैंकिंग का ये एक्स बॉडी असल में एक्स क्रोमोसोम था, जो सेक्स डिटर्मिनेशन में एक क्रूशियल रोल निभाता है। तो मोटे तौर पे सेक्स डिटर्मिनेशन के 2 तरीके हैं। पहला है मेल हेटेरोगेमेटी। हेटेरो का मतलब होता है अलग, तो इसमें मेल 2 अलग अलग तरह के गेमीट्स बनाता है। जैसे हम इंसान मेल्स XY होते हैं, तो वो X वाले और Y वाले 2 तरह के स्पर्म बनाते हैं। ग्रासहॉपर में एक्सोटाइप होता है, जहाँ मेल में बस एक एक्स होता है, तो आधे स्पर्म में एक्स होता है और आधे में कुछ नहीं। इन दोनों ही केस में मेल ही बच्चे का लिंग तय करता है। दूसरी तरफ है फीमेल हेटेरोगेमेटी, जो पक्षियों में होता है। यहाँ फीमेल 2 तरह के अंडे बनाती हैं, Z और W वाले, तो वहाँ लिंग कौन तय करेगा? इस स्लाइड पर आप इन दोनों सिस्टम्स को आमने सामने देख सकते हैं। इंसानों में देखिए, माँ XX होती है तो वो हमेशा सिर्फ X वाला अंडा ही दे सकती है। पिता XY होते हैं तो वो X या Y वाला स्पर्म दे सकते हैं। तो बच्चे का लिंग इस बात पर डिपेंड करता है कि अंडे को X वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है या Y वाला, यानी इंसानों में पापा डिसाइड करते हैं। अब पक्षियों में देखिए, कहानी पूरी उल्टी है। वहाँ मेल ZZ होता है और फीमेल ZW। तो फीमेल 2 तरह के अंडे बना सकती है, Z वाला या W वाला। इसलिए पक्षियों में बच्चे का लिंग माँ डिसाइड करती है। और अब आते हैं सबसे अनोखे सिस्टम पर, मधुमक्खियों का हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। यहाँ कहानी X और Y की नहीं, बल्कि क्रोमोसोम्स के सेट्स की है। इस डायग्राम को देखिए। जो फीमेल्स हैं, यानी रानी या वर्कर मक्खी, वो फर्टिलाइज्ड अंडे से बनती हैं और वो डिप्लॉयड होती हैं, मतलब उनमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जो मेल्स हैं, जिन्हें ड्रोन्स कहते हैं, वो अनफर्टिलाइज्ड अंडे से ही बन जाते हैं। इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसलिए वो हैप्लॉइड होते हैं, उनमें सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसी वजह से एक बहुत ही मज़ेदार बात सामने आती है, जो नीट का एक फेवरेट सवाल है। मेल्स का कोई पिता नहीं होता और उनके बेटे भी नहीं हो सकते, लेकिन उनका एक नाना होता है और उनके पोते हो सकते हैं। है ना कमाल की बात? हमने इतने सारे जेनेटिक पैटर्न देखे, लेकिन इन सब में जो वेरिएशन, जो विभिन्नता है, वो आती कहाँ से है? वो कौन सी प्रक्रिया है जो नए एलील्स बनाती है और एवोल्यूशन को आगे बढ़ाती है? इसका एक ही मुख्य स्रोत है, और वो है म्यूटेशन, यानी डीएनए में होने वाले बदलाव। म्यूटेशन या उत्परिवर्तन बेसिकली डीएनए के सीक्वेंस में आया हुआ कोई भी बदलाव है, और जब डीएनए का सीक्वेंस बदलता है तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों बदल सकते हैं।
ये बदलाव एक अक्षर की गलती जितना छोटा हो सकता है, जिसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, या फिर ये बदलाव एक पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट या डुप्लीकेट हो जाने जितना बड़ा भी हो सकता है, जिसे हम क्रोमोसोमल एवरेशन कहते हैं। अब हम म्यूटेशन के वजह से होने वाली कुछ बीमारियों को समझेंगे और शुरुआत करेंगे उन डिसऑर्डर से जो मेंडल के नियमों को फॉलो करते हैं। इन्हें समझने के लिए हमें एक खास टूल, एक जासूसी टूल की जरूरत पड़ेगी, और ये टूल है पेडिग्री एनालिसिस। ये एक तरह का फैमिली ट्री है जो हमें दिखाता है कि कोई खास ट्रेट या बीमारी पीढ़ियों में कैसे आगे बढ़ रही है। इन सिंबल्स को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक स्क्वायर का मतलब है मेल और एक सर्कल का मतलब है फीमेल। अगर कोई सिंबल भरा हुआ यानी शेडेड है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति उस बीमारी से प्रभावित है। इन दोनों के बीच की लाइन को मीटिंग कहते हैं, और 2 लाइंस का मतलब है करीबी रिश्तेदारों में शादी, और इनसे नीचे आती हुई लाइनें इनके बच्चों को दिखाती हैं। अब इन सिंबल्स को यूज करके पैटर्न ढूंढते हैं। चार्ट ए को देखिए, ये मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का है, जो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। आप नोटिस करेंगे कि ये बीमारी हर पीढ़ी में दिख रही है, कोई भी पीढ़ी छोटी नहीं है, स्किप नहीं हुई। ये डोमिनेंट ट्रेट की पहचान है। अब चार्ट बी देखिए, जो सिकल सेल एनीमिया का है, ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है। यहां देखिए, पहली पीढ़ी में माता पिता नॉर्मल है, पर दूसरी पीढ़ी में उनका बच्चा प्रभावित है। इसे कहते हैं जेनरेशन स्किपिंग, जो रिसेसिव ट्रेट्स का क्लासिक साइन है। चलिए सिकल सेल एनीमिया को जरा और करीब से देखते हैं, क्योंकि ये पॉइंट म्यूटेशन का एक परफेक्ट उदाहरण है। जरा सोचिए, सिर्फ एक छोटी सी गलती, हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन बनाने वाले जीन में बस एक सिंगल बेस बदल जाता है। छठी पोजीशन पर जो कोडोन GAG होना चाहिए था, वो GUG हो जाता है। इस एक अक्षर के बदलने से छठा अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन लग जाता है, और इस एक छोटे से बदलाव का नतीजा ये होता है कि जब भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल आपस में चिपक कर लंबे लंबे फाइबर बना लेते हैं, जिससे रेड ब्लड सेल का आकार गोल से बदलकर एक दराती या सिकल जैसा हो जाता है। इस टेबल में कुछ और जरूरी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सिकल सेल और फिनाइल कीटोन्यूरिया दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, पर यहां एक बहुत जरूरी अंतर याद रखना। थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, मतलब इसमें ग्लोबिन चेन कम बनती है, जबकि सिकल सेल एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, इसमें गलत ग्लोबिन चेन बनती है। अब नीचे देखिए, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें खून का थक्का जमाने वाले फैक्टर्स नहीं बनते, और कलर ब्लाइंडनेस में आंखों के लाल या हरे कोन सेल्स में डिफेक्ट होता है। अभी तक हम सिंगल जीन में होने वाली गड़बड़ियों की बात कर रहे थे, पर क्या हो अगर समस्या एक जीन की नहीं बल्कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम की हो? जब क्रोमोसोम्स की संख्या या उनका स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाए तो हम उन्हें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं। क्रोमोसोम के नंबर में होने वाली इस गड़बड़ी को एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। ये आमतौर पर सेल डिवीजन के दौरान नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है, मतलब जब क्रोमैटिड्स ठीक से अलग नहीं हो पाते। अगर इसके कारण एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए तो उसे ट्राइसोमी कहते हैं, और अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो उसे मोनोसोमी कहते हैं। ट्राइसोमी का सबसे जाना माना उदाहरण है डाउन सिंड्रोम, जिसे 1866 में लैंगडन डाउन ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। ये होता है क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी की वजह से, यानी जहां हमारे पास 21वें क्रोमोसोम की 2 कॉपियां होती हैं, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति में 3 कॉपियां होती हैं। इसके कुछ खास लक्षण हैं, जैसे छोटा कद, गोल सिर, जीभ में गहरी लकीरें, चौड़ी हथेली जिस पर एक गहरी क्रीज होती है, और शारीरिक व मानसिक विकास का धीमा होना। एनियोप्लॉइडी सेक्स क्रोमोसोम्स में भी हो सकती है, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, जिससे कैरियोटाइप 47XXY हो जाता है। ऐसे व्यक्ति मेल होते हैं, लेकिन उनमें कुछ फेमिनिन कैरेक्टर्स जैसे जाइनेकोमास्टिया या ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी आ जाते हैं, और वे स्टेराइल होते हैं। दूसरी तरफ है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है तो कैरियोटाइप 45X0 हो जाता है। ऐसी महिलाएं स्टेराइल होती हैं क्योंकि उनकी ओवरीज पूरी तरह डेवलप नहीं होती। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है, क्लाइनफेल्टर में एक एक्स एक्स्ट्रा है और टर्नर में एक एक्स टर्न अवे हो गया, यानी चला गया है। तो दोस्तों, आज हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से लेकर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स तक का एक लंबा सफर तय किया, और हमने देखा कि जेनेटिक्स कितनी जटिल और आकर्षक है। अब हम इंसानी जेनेटिक ब्लूप्रिंट को लगभग पूरी तरह समझ चुके हैं, और हमारे पास क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग तकनीकें भी हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जब हम अपने जेनेटिक कोड को बदलने की क्षमता रखते हैं तो हमें किन नैतिक सवालों पर विचार करना चाहिए? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ा जाता हूँ। अगली बार तक अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए और सीखते रहिए।